हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल जी के। तो आज हम लोग इस सीरीज का पार्ट नंबर 10 देखेंगे। यदि आपने इस हमारे सीरीज का पार्ट 1 से लेकर 9 तक का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर उसे अवश्य देखें। चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट, आर्सेनिक 74 का उपयोग कहाँ किया जाता है? आर्सेनिक 74 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेन ट्यूमर, जो हमारे दिमाग के अंदर ट्यूमर होता है उसका इलाज में। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट, लिक्विड का अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? यानी द्रव का अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोमीटर। और सवाल में ही पूछता कि वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो यहाँ होता हाइग्रोमीटर। यानी वायु की आर्द्रता पूछेगा तो हाइग्रो होता है, और द्रव की अपेक्षिक घनत्व पूछेगा तो हाइड्रो होता है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी बैकरल। हेनरी बैकुरल, इसने 1896 में एक्स रे के अध्ययन के दौरान रेडियो एक्टिविटी तत्व का खोज किया था। अब हम लोग देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो वैसे पदार्थ जो स्वयं ऊर्जा निकालते हैं, वैसे पदार्थ जो स्वयं एनर्जी निकालते हैं, उसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी तत्व कहते हैं। जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, ये सब रेडियो एक्टिविटी तत्व के एग्जाम्पल है। तो किसी तत्व को रेडियो एक्टिविटी होने के लिए क्या कंडीशन होता है? तो यदि किसी तत्व के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात यदि 1.5 से अधिक हो तो वह तत्व रेडियो एक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम जो क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इसका खोज मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा, यहाँ मिस्टेक से छूट गया, मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जीएम काउंटर। जीएम काउंटर एक ठो यंत्र होता है, इसके द्वारा ही रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। नेक्स्ट, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा कोपरनिकस। कोपरनिकस। नेक्स्ट, ग्रहों की खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा केपलर। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट, सबसे अधिक वेधन क्षमता यानी सबसे अधिक पेंट्रेटिंग पावर किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा गामा किरणें का। सबसे अधिक गामा का, उसके बाद बीटा का, और सबसे लास्ट में अल्फा का। नेक्स्ट, आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं और इनमें सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आकाश में कुल 89 तारामंडल है, और जो सबसे बड़ा तारामंडल है उसका नाम सेंट्रोस है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव यानी पोल के बीच रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है और वह कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस
और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब कैसा बनता है? तो आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट, वेपर को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी भाप को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संघनन यानी कंडेंसेशन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस में बदलता है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और जब कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, और जब कोई यहाँ पर वाष्प पदार्थ द्रव में बदलेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? संघनन। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट, इम्प्यूरिटी यानी अशुद्धियाँ मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। सबसे अधिक और सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे अधिक वेवलेंथ रेड कलर का होता है, लाल का, और सबसे कम बैंगनी का। नेक्स्ट, सबसे अधिक और सबसे कम फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति किसका होता है? तो यहाँ जस्ट वेवलेंथ का उल्टा होगा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका होगा? बैंगनी का, और सबसे कम किसका होगा? लाल का। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? लेटेंट हीट क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो किसी निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल पर केजी। नेक्स्ट, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी के मान क्या होता है? घट जाता है। अंतरिक्ष में जी का मान क्या होता है? तो अंतरिक्ष में जी का मान, वहाँ तो गुरुत्वाकर्षण रहता नहीं है, जी का मान क्या होगा? 0। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? कहने का मतलब है कि दो गो समानांतर दर्पण रख दिया और उसके बीच में वस्तु रखे हैं, तो उसका कुल कितना प्रतिबिंब, कितना उसका इमेज बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट, लिफ्ट यानी जो लिफ्ट होता है वह नीचे जब आएगा तो उसमें जो पिंड का आभासी भार होगा वह कितना होगा? तो आभासी भार क्या होगा उसका? लिफ्ट जब नीचे आता है तो उसका आभासी भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भार, वेट कितना महसूस होगा? तो यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें जो पिंड रखा हुआ है उसका भार 0 महसूस होगा। नेक्स्ट, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो उसका वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो इसका राइट आंसर होगा कि उसका वेट कांस्टेंट रहेगा, यानी एक समान रहेगा। नेक्स्ट, जब वस्तु नीचे गिरेगा तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी से यदि हम लोग ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो जी का मान घटता है, लेकिन कोई वस्तु जब पृथ्वी की तरफ आएगा मतलब जी का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट, जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का टेम्परेचर यानी तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट, थर्मल एक्सपेंशन क्या है, यानी ऊष्मीय प्रसार क्या है और यह कितने तरह का होता है? तो किसी वस्तु को गर्म करने पर वह फैलता है, इसी प्रभाव को हम लोग ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यह 3 तरह का होता है। कौन कौन? लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार, एरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी आयतन प्रसार। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार, तो जब किसी भी हम लोग किसी रड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके लंबाई में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय प्रसार यानी लीनियर प्रसार। नेक्स्ट होता है आपका एरियल एक्सपेंशन यानी क्षेत्रीय प्रसार। जब किसी रड को गर्म करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। और अगला होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी आयतन प्रसार। जब किसी रड को गर्म करते हैं तो उसका आयतन में परिवर्तन होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन प्रसार। नेक्स्ट, ऊष्मा का संचरण कितने माध्यमों से होता है और वह कौन कौन है? तो ऊष्मा का संचरण 3 माध्यमों से होता है। पहला है कंडक्शन यानी चालन, दूसरा है कन्वेक्शन यानी संवहन, और तीसरा है रेडिएशन यानी विकिरण। नेक्स्ट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन का उदाहरण दीजिए। कंडक्शन यानी चालन, कन्वेक्शन यानी संवहन, और रेडिएशन मतलब विकिरण। तो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि कंडक्शन क्या होता है यानी चालन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन यानी चालन, ऊष्मा के संचार की वह क्रिया, ऊष्मा के संचार की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एक कण से दूसरे कण के आपस के संपर्क से आगे बढ़ जाती है तथा कण स्वयं अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक ऊष्मा को लेकर नहीं जाता है। इसे ही हम लोग चालन यानी कंडक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सभी ठोस धातु हैं, जितना भी ठोस धातु है सब आएगा, और इसके साथ साथ पारा भी आता है। अब दूसरा है कन्वेक्शन यानी संवहन। तो यह ऊष्मा संचार की वह विधि है, यह ऊष्मा संचार की वह विधि है जिसमें ऊष्मा वस्तु के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गर्म कणों के स्वयं स्थानांतरण होने से पहुंचती है। जैसे एग्जाम्पल, जितना भी द्रव और गैस है सभी कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन पारा को छोड़कर, पारा इसके अंदर नहीं आता है। और तीसरा है रेडिएशन यानी विकिरण। तो इस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीच के माध्यम को बिना गर्म किए पहुंचती है। जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश जो हमारे पृथ्वी पर आता है वह बिना किसी
जिस जिस मार्ग से आता है उसको गर्म नहीं करता है, लेकिन सीधा पृथ्वी पर पहुंचता है। तो यही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, किस माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।